नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमने बेसिक थियरी कवर किया था इन द लास्ट वीडियो, जहां पे हमने देखा था दैट रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं और वो कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो वन बाय वन समझने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट है फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? अगर मुझे कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी क्लब है या कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सर्विसेज मुझे चाहिए, आई नीड सर्विसेज, तो ये सर्विसेज के लिए हम उन्हें जो पैसा देते हैं, जो फीस देते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। मतलब ये जो फीस है, दीज आर द इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट? ये हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इनकम हो जाता है। तो ये इनकम ये बहुत बार मिलेगा उन्हें, राइट? इट इज अ रिकरिंग इनकम। तो इसीलिए ये जाएगा उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले तो हमें ये समझना है बच्चों, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया रहेगा और उसमें आपको दिया रहेगा कि बाबा इस साल हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, हाउ मच इज द कैश रिसीव्ड, या बैंक में कितना पैसा आया है। उस पे से हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना रहेगा और बैलेंस शीट बनाना रहेगा। तो आपको पूरा अमाउंट दिया रहेगा, टोटल कैश या बैंक में कितना आया। तो देखिए, हम ये सम लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हमारे एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं। सी, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 22-23 इज 1 लाख। Rupees 10,000 was outstanding in the previous year. 20,000 is outstanding in the current year. 5,000 was received in advance in the previous year. 25,000 is received in advance for 22-23. देखिए, आप बोलेंगे इतना सारा आउटस्टैंडिंग है, इतना सारा एडवांस है, ये क्या चल रहा है? तो सब हम सिंप्लीफाई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैं एक टाइमलाइन बनाती हूँ आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए। We are in 22-23, ओके, ये हमारा साल है। तो ये साल में जो भी मेरा इनकम है इस साल से रिलेटेड, which belongs to 22-23, ये मुझे याद रखना है। मुझे कब मिला इससे कोई लेना देना नहीं है। If it belongs to 22-23, मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये दिखेगा। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है दैट कोई सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल से रिलेटेड है। पिछले साल क्या होगा? 21-22, अगला साल होगा 23-24। अगर कोई सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल का इनकम है, वो मैं इस साल क्यों दिखाऊंगी? इस साल तो मैं सिर्फ इस साल से रिलेटेड ही इनकम दिखाने वाली हूं। चाहे मुझे वो इस साल मिला हो, मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा, रिसीट साइड पे जाएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में नहीं दिखेगा। इनकम एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारे का सारा इनकम जो इस साल का है उतना ही मुझे दिखाना है। अगर इस साल के रिसीट में ऐसी कोई अमाउंट है जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, तो मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट? और ऐसी कोई अमाउंट है जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है लेकिन मुझे मिला ही नहीं है, मतलब ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसा अगर सब्सक्रिप्शन है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर ये नहीं देखता है कि पैसा मिला या नहीं मिला। इफ इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, आई हैव टू ऐड इन दिस ईयर्स इनकम। सिंपल। ऐसे भी हो सकता है कि कोई जो भी सब्सक्रिप्शन है 22-23 से रिलेटेड है, लेकिन मुझे यहां मिल गया, इस साल मिल गया, बट इट इज रिलेटेड टू 22-23। इस साल जब मैं पिछले साल के अकाउंट्स बना रही थी, दैट टाइम मैंने इसे एडवांस लिखा होगा। करेक्ट? अंडरस्टैंड? अगर मैं पिछले साल में थी तो मैंने बोला होगा कि दिस इज द एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 22-23, राइट? तो सब्सक्रिप्शन अगर 22-23 के लिए है तो वो किस साल ऐड होगा? ऐड वो इस साल होगा, राइट? पिछले साल वो एडवांस दिख रहा था, इस साल के इनकम में उसे मुझे ऐड करना है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। सिंपल है ना? वैसे ही अगर मुझे अभी कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है विच बिलोंग्स टू 23-24, मेरे रिसीट में ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन है जो अगले साल के लिए मुझे मिल गया, लेकिन ये साल के रिसीट्स में दिख रहा है, बिकॉज कैश तो मिल गया है तो रिसीट्स में आ जाएगा, बट इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे
माइनस करना पड़ेगा जो भी एडवांस मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर। करेक्ट? समझ में आ गई बात? तो अभी हम क्या करेंगे, ये सम सॉल्व करेंगे एंड अगेन देन वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो सारा इस साल में जितना भी पैसा मिला वो रिसीट्स पेमेंट्स में दिखने वाला है। तो 1 लाख क्या है, जो भी पैसा इस साल मिला है दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज मैं यहाँ पे लिख रही हूं। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो वन बाय वन। 10,000 was outstanding in the previous year। इसका क्या मतलब हुआ कि पिछले साल 10,000 आउटस्टैंडिंग था। पिछले साल 10,000 आउटस्टैंडिंग था मतलब 10,000 ये पिछले साल का इनकम है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है जो इस साल मुझे पैसा मिला, पिछले साल से रिलेटेड है। तो इस साल के इनकम में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। ब्रैकेट्स मतलब मैं माइनस कर रही, गेटिंग इट? अभी नेक्स्ट देखिए, 20,000 इज आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। हमें सिर्फ इतना देखना है, ये करंट ईयर को बिलोंग करता है क्या? यस, अगर करंट ईयर को बिलोंग करता है तो मुझे इसे ऐड करना है इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स का रिसीट में। सो इट विल बी एडेड 20,000। करेक्ट? आगे 5,000 was received in advance in the previous year 21-22। मतलब ये जो साल है ना 21-22, इसमें मुझे कुछ एडवांस में मिला था। उस साल का एडवांस मतलब 22-23 के लिए मिला होगा। करेक्ट? इसीलिए मैंने पिछले साल एडवांस बोला। एडवांस था मतलब जब मैं ये साल में आ गई तो इस साल से रिलेटेड हो गया। तो इस साल से अगर रिलेटेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बस एक ही सवाल मुझे पूछना है, whether it is related to this year, whether it belongs to this year। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट, 25,000 is the subscription received in advance for 22-23। अगले साल के लिए मुझे अब मिल गया है, तो मुझे क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ये इस साल का इनकम नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, 25,000 को माइनस करूंगी। गेटिंग इट? हमने क्या किया, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर था मैंने उसे ऐड कर दिया। जो भी एडवांस रिसीव था पिछले साल बिकॉज इट बिलोंग टू दिस ईयर, वो मैंने ऐड कर दिया। जो भी आउटस्टैंडिंग था पिछले साल वो पिछले साल का था तो मैंने उसे माइनस कर दिया। और जो भी एडवांस मिला हुआ है अगले साल के लिए वो अगले साल का है, इसीलिए उसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अभी ऐड सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 माइनस 25,000। तो ये मेरा आ जाएगा 90,000 रुपीज। करेक्ट? व्हाट इज दिस 90,000? दिस इज द सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। सो दिस विल बी सीन इन माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे मुझे क्रेडिट करना है इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट को। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करंट ईयर। क्या है देखिए, फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको मिल जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। एड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर इसका ये मतलब भी होता है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का जो भी एंड था वो ये साल की शुरुआत है। करेक्ट? वैसे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, जो भी बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में है वो पिछले साल का है तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, दिस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, इसलिए मैं ये माइनस कर रही हूं। तो जो भी बचा दिस आई एम गोइंग टू क्रेडिट टू माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में जो भी आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है वो जाएगा आपके बैलेंस शीट में। एक जाएगा एसेट साइड में, एक जाएगा लायबिलिटीज साइड में।
क्लियर? ओके, ये सब्सक्रिप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके सारे एडजस्टमेंट में से। तो इस एडजस्टमेंट को आप बहुत अच्छी से समझिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, वापस देखिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इससे डाउट होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होते हैं? अगर मुझे किसी क्लब के सर्विसेज लेने हैं या क्लब का मुझे मेंबर बनना है तो मुझे कुछ पैसे देने पड़ते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट सम पार्ट ऑफ द एंट्रेंस फीस हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर आपको ऐसे दिया है कि मुझे कुछ कैपिटलाइज करना है तो जितना पोर्शन कैपिटलाइज करना है उतना आप बैलेंस शीट में डालेंगे, और जो कैपिटलाइज नहीं करना है मतलब दैट इज रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू है तो वो मेरा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, देखो यहां पे दिया है बैलेंस शीट में क्या जाएगा, कैपिटलाइज करना है अगर तो मुझे कैपिटल फंड जो मेरे बैलेंस शीट में होता है उसमें जितना भी मैंने कैपिटलाइज किया उतना ऐड करना है। एंड इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा, जितना भी कैपिटलाइज नहीं किया बचा हुआ। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर 25,000 मेरे एंट्रेंस फीस है, ये मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया होगा दैट 10,000 आउट ऑफ दिस हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगी, बैलेंस शीट में जाके यहां पे मुझे 10,000 ऐड करना है कैपिटल फंड में, और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में मैं क्या लिखूंगी, टोटल 25,000 था, उसमें से कैपिटलाइज कर दिया 10,000, तो बचा कितना 15,000। टोटल वाज 25, कैपिटलाइज्ड वाज 10, तो बचा 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी एंट्रेंस फीस है उसका एडजस्टमेंट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट डोनेशंस। देखिए बहुत सारे एनजीओज होते हैं, बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसे हम डोनेशंस देते हैं। डोनेशन हो सकता है जनरल हो या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। जनरल मतलब आपने पैसा डोनेट कर दिया लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज करना है, आपने सिर्फ उसको डोनेट कर दिया। जो एनजीओ को लगेगा, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी वो पैसा यूज कर सकती है, इसे हम बोलते हैं जनरल डोनेशन। लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हम डोनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने पैसा दिया और मैंने बोला दैट फॉर फीमेल एजुकेशन आपको ये पैसा यूज करना है, इसका मतलब क्या, मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस दिया है उनको डोनेशन करने का। डोनेशन दिया है तो यूज करने का एक स्पेसिफिक पर्पस है, तो वो पर्पस के लिए ही उन्हें यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम देखते हैं। इफ द डोनेशन इज जनरल, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आपको सिर्फ डोनेशन बताया है और आपको बताया नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आपको कंसिडर करना है कि वो रेवेन्यू नेचर का है और आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर के। ठीक है, एक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी होगी तब, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आपको वो स्पेसिफिक अगर डोनेशन है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। इट इज अ डोनेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ लायबिलिटी, बिकॉज जिस पर्पस के लिए वो पैसा मिला है वो पर्पस के लिए मुझे आगे जाके यूज करना पड़ेगा। सो मेरे सिर पे, इफ आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है जब मुझे कोई डोनेशन मिलता है तो, राइट। इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव टू यूज इट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, इसीलिए वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। अब इसके भी दो ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे दिया गया हो दैट इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड, डोनेशन हैज टू बी कैपिटलाइज्ड, लायबिलिटीज में तो जाएगा बैलेंस शीट के, लेकिन ये हमें कैपिटल फंड में ऐड करना होगा। ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे अगर सिर्फ इतना ही बोला गया है दैट यू हैव टू कैपिटलाइज द डोनेशन। लेकिन अगर आपको दिया है दैट दिस डोनेशन इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपको दिया है कि ये बाबा बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड अगर होगी तो उसमें ऐड करो, और अगर नहीं होगी तो आपको एक बिल्डिंग फंड क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें आपको ये डोनेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड।
अगर लाइबिलिटीज में है तो भी आपको दो चेक्स करने हैं कि सिंपल कैपिटलाइजेशन है या फिर कोई अकाउंट क्रिएट करना है। अगर सिंपल है तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, अगर कुछ नया अकाउंट क्रिएट करना है तो वो क्रिएट करके लाइबिलिटीज साइड में लिख दो। क्लियर? ऑलराइट, देखो नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कहा जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सैलरी पे करना है मार्च का 25,000 रुपीज, लेकिन ये सैलरी मैंने पे नहीं किया तो दिस बिकम्स माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, लेकिन वो पैसा मैंने नहीं दिया, वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो भी 25,000 है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरे एक्सपेंसेस में, करेक्ट, बिकॉज इस साल से रिलेटेड है। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, लाइबिलिटीज में दिखेगा 25,000, क्योंकि ये मेरा बोझा हो गया मेरे सिर पे, इजंट इट? मेरे एम्प्लॉइज ने मुझे सर्विस तो दे दी, लेकिन मैंने उसके बदले में उन्हें पैसा नहीं दिया, तो दिस इज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माय एम्प्लॉइज, सो इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर? ऑलराइट, आगे देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जैक्टली उल्टा है। सैलरी अप्रैल की मैंने अभी दे दी, मार्च में 20,000 की सैलरी है, जिसका बेनिफिट मुझे आगे मिलेगा ना अप्रैल में, उसके लिए सर्विस जो भी एम्प्लॉय है वो मुझे अप्रैल में देने वाला है, लेकिन पैसा तो मेरे बिजनेस से अभी चला गया। सो मुझे ये याद रखना है, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, whether this expense is of this year, ये साल का है क्या? नहीं है, तो मुझे क्या करना है, एक्सपेंस में से डिडक्ट करना है। ओके, और ये डिडक्ट तो करना है एक्सपेंस में से, लेकिन ये मैंने एडवांस में पे कर दिया पैसा, करेक्ट, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। जिस भी चीज का फ्यूचर बेनिफिट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं एसेट। याद करिए 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था कि एसेट क्या होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये मेरा एसेट साइड पे दिखेगा इन माय बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंस इज माय एसेट, बिकॉज फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में मुझे एम्प्लॉय से सर्विसेज मिलेंगी। ओके, ऑलराइट, आगे एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन है, ये साल का है, लेकिन मुझे ये साल का कुछ 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, बट इट वॉज अर्नड इन दिस ईयर, इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो ये ऐड होगा इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इस साल के इनकम में मुझे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। और इस साल का है, लेकिन कभी मुझे फ्यूचर में जाके मिलने वाला है, मतलब फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो ये मेरा एसेट बन जाता है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा मेरा एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। ऑलराइट, आगे प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अगर कोई सब्सक्रिप्शन है जो अगले साल का है, फॉर द नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो ये साल मिल गया, तो मतलब क्या हो गया, अगले साल का 5,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो मैं ये साल क्यों लिखूंगी, ये साल के इनकम में से मैं माइनस कर दूंगी, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर एट ऑल। तो इस साल का जो भी मेरा रिसीट साइड पे जो भी दिखाया होगा मैंने सब्सक्रिप्शन, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर। अगर अगले साल का सब्सक्रिप्शन अगर मुझे कस्टमर ने आज ही दे दिया, तो मेरे सिर पे क्या हो गया, बोझा हो गया, मेरे सिर पे ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो इसलिए ये मेरा लाइबिलिटी हो जाता है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखता है। क्लियर? ओके, आगे डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आपका जो भी एसेट है उसमें जब वेयर एंड टेयर होता है, बहुत बार यूज होता है, तो उसके जो वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में कहा जाएगा जो भी एसेट है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये हमने देखा हुआ था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी, सिमिलर लॉजिक हमें यूज करना है इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। क्लियर? ओके, आगे सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ओल्ड कंप्यूटर्स हैं, मेरे कंप्यूटर की एक्चुअल कीमत थी 50,000 रुपीज, बुक वैल्यू है 50,000, लेकिन आई सोल्ड इट फॉर 30,000 रुपीज,
दिस इज माई बुक वैल्यू एंड दिस इज द सेल वैल्यू। तो अभी आप बताइए मुझे मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 50,000 की चीज 30,000 में बेची तो मेरा तो लॉस हो गया 20,000 रुपीज का। तो लॉस है मतलब ये मेरा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये जो 50,000 है, जो बुक वैल्यू है वो पर्टिकुलर एसेट की, वो मुझे कम करनी पड़ेगी फ्रॉम द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। करेक्ट। इसका ही उल्टा देख लो, अगर बुक वैल्यू 50,000 है लेकिन सेल वैल्यू अगर 60,000 रुपीज है, इसका मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। कोई चीज है जिसकी 50,000 वैल्यू है, वो मैंने अगर 60,000 पे बेची मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां दिखेगा? इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे दिखेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्रेडिट साइड पे। और हमारा जो बुक वैल्यू है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट इन द बैलेंस शीट। समझ में आ गया? सेल ऑफ एसेट किया तो क्या होगा वो हमें याद रखना है, बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, ओके। अभी आगे क्या है देखते हैं। स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? जो भी आपको नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेन या बाकी सारा भी जो स्टेशनरी है जो लगता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम बोलेंगे ये मेरा स्टेशनरी है। लेकिन एक सोचिए, अगर आपने कोई बुक्स खरीदे या फिर आपने कोई कैलकुलेटर्स खरीदे या फिर बहुत सारे पेन्स खरीदे हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स खरीदे हैं, वो सारे एक ही साल में तो यूज नहीं हो जाएंगे ना, कुछ तो आपका बचा हुआ रहेगा। जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक। करेक्ट। तो ये स्टॉक चलता रहेगा, कुछ पिछले साल बचा, फिर हमने एडिशनल इस साल कुछ खरीदा, फिर उसमें से कुछ बच जाएगा। करेक्ट। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा। तो ये साल के इनकम एक्सपेंडिचर में मैं आखिर क्या अमाउंट लिखूंगी? ये साल के इनकम एक्सपेंडिचर मुझे सिर्फ उतनी ही अमाउंट लिखनी है जो इस साल कंज्यूम हुआ है, इस साल जो भी यूज हुआ है उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है और उतना ही मुझे एक्सपेंडिचर में दिखाना है। बाकी जो बचेगा वो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, हम ये एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियरली समझेगा। स्टेशनरी एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वाज 20,000, मतलब इतना पेमेंट हो गया है 20,000 का। ठीक है, 20,000 इज व्हाट हैज बीन पेड इन दिस ईयर। ऑलराइट, आगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 22 वाज 5,000। इसका क्या मतलब हुआ? ओपनिंग बैलेंस है ये स्टेशनरी का। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा मेरे पास पेन्स का, पेपर्स का, इसका क्या करूंगी मैं? आई विल यूज इट इन दिस ईयर, राइट। मैं उसे फेंक तो नहीं दूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस साल का जो भी परचेज किया है वो ऐड करना पड़ेगा। सो 5,000 इज माई ओपनिंग बैलेंस। इसमें मैंने ऐड किया इस साल जो भी मैंने परचेजेस किए हैं वो मैंने ऐड कर दिए उसमें। करेक्ट, बिकॉज सब मिला के ही तो मेरा स्टेशनरी बनता है। आगे क्या दिया है देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 23 इज 15,000। मतलब क्या? साल के आखिर में 15,000 का स्टेशनरी बच गया। ये स्टेशनरी क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब ये यूज नहीं किया इस साल, राइट। तो मुझे वो माइनस करना है फ्रॉम दिस पेमेंट। 15,000 मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये अगले साल यूज होगा ना, इस साल तो यूज नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक है मतलब बचा हुआ माल है, तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। और आगे क्या दिया है देखो, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल इज 2,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग बिल है मतलब कुछ तो अमाउंट है जो मैंने पे नहीं किया है, लेकिन इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, राइट। आउटस्टैंडिंग है तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगी 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग बिल। समझ में आ गई बात? आउटस्टैंडिंग है मतलब कैश में पैसा नहीं गया है, लेकिन पैसा तो जाना चाहिए था, एक्सपेंस तो हो गया, तो इसलिए मुझे ऐड करना पड़ेगा ये पेमेंट्स में। तो टोटल हमारा कितना आ जाता है देखो, 5,000 प्लस 20 इज 25,000 माइनस 15 इज 10,000 प्लस 2 इज 12,000। ये 12,000 क्या है? ये 12,000 is the stationery that has been consumed during the year. This is what has been used during the year. इतनी की स्टेशनरी हमने इस साल यूज कर ली। अगर इस साल यूज की है तो ये 12,000 जाएंगे मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये मुझे याद रखना है, नॉट परचेज्ड। स्टेशनरी जो कंज्यूम हुआ है वो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, हमने कैसे निकाला ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसमें मैंने ऐड किया परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, उसमें मैंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग कुछ होगा बिल तो वो, और लेस क्या करना है मुझे, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो मुझे माइनस करना है, बिकॉज वो बच गया है, वो मैं शायद अगले साल यूज करूंगी। तो मुझे माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज द कंजम्पशन दैट आई मेड ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे। लास्ट अभी हमारा क्या बचा, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस है या कोई लेगेसी है या एंडाउमेंट फंड है। लाइफ मेंबरशिप तो एज द नेम सजेस्ट क्या है, अगर कोई क्लब है उसका मंथली हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, हम बोलते हैं बाबा हम एक साथ ही पैसा दे देते हैं आपको, आप मुझे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बना दो। ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं। वंस दे विल टेक द फी, मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया, इजंट इट? लाइफ टाइम तो एक ही होता है ना, एक बार ही एक कस्टमर से पैसा मिलेगा, इसका मतलब इट इज अ नॉन रिकरिंग इनकम। तो ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मेरा लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। व्हाई लाइबिलिटी? क्योंकि पूरे लाइफ टाइम का पैसा उसने मुझे आज ही दे दिया। मैं सर्विस तो आज नहीं दूंगा ना, मुझे तो क्लब को सर्विस देना है अगले कई सालों तक, मतलब अगले कई सालों तक क्लब के सिर पे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है ना, ऑब्लिगेशन हो गया लाइफ मेंबरशिप फीस का, इसीलिए ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। करेक्ट? आगे लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या होता है, अगर किसी भी इंसान ने विल बनाया है और उसमें वो लिखता है कि मेरे जाने के बाद ये पैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मुझे लेगेसी से पैसा मिला है। अगेन लेगेसी मतलब क्या हो गया, एक साथ पैसा मिल गया, तो वो मेरा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सिमिलरली एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड मतलब किसी ने कोई गिफ्ट के तौर पे पैसा दे दिया, राइट? तो ये वापस मेरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है ये जो गिफ्ट है ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है या जनरल पर्पस के लिए है। अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर जनरल है तो इनकम में जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे अभी हमने सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं, सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ गया होगा। कोई भी डाउट हो आपको तो बेझिझक आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको 100% आपको मैं आंसर दूंगी। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, ये जो थियोरी बेस्ड समझा है उससे। लेकिन इससे पहले आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करिए, पहले रिसीट्स, पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर समझ लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। So let's meet in the next video. Till then, take care. Bye-bye.